साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो यूपी टेट 2026 को लेकर के अब जितने भी आपके मन में डाउट हैं, योग्यता को लेकर के, पाठ्यक्रम को लेकर के, पासिंग मार्क को लेकर के, आवेदन तिथि, आवेदन शुल्क को लेकर के संपूर्ण जानकारी एकमात्र वीडियो में आप सभी लोगों को मिलने वाली है। एक वीडियो मैंने OTR कैसे करें, आवेदन फॉर्म कैसे भरें, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाल रखी है, उस वीडियो को जाकर के देखिएगा। OTR से रिलेटेड आपको सारी जानकारी उसमें रहेगी, डॉक्यूमेंट वगैरह कौन सा रहेगा, सब कुछ उसमें जानकारी होगी। बाकी बची हुई जानकारियां आप सभी को इस वीडियो में मैं प्रदान करने वाला हूं। चलिए बने रहिएगा सेशन में। चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दो काम आपको अनिवार्य रूप से कर देना होगा। यहां पर हम सभी लोग बात करेंगे, आइए संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस कड़ी में मिलने वाली है। जितने भी महत्वपूर्ण अपडेट हैं वो सब जानकारियां इसमें आप सभी को देंगे, जिसमें विषय सूची आप देख लीजिएगा। जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, नोटिफिकेशन की संपूर्ण बातें इसमें दर्ज हैं। जो जो जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी मैंने हाईलाइट कर रखा है। यहाँ पर टोटल चीज़ें पढ़ने नहीं हम लोग आए हैं, यहाँ पर जो जरूरी चीज़ें हैं वो आपको केवल जानना है। सबसे पहले आप तिथियों के बारे में एक बार अवगत हो जाइए, तिथियों के बारे में जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वर्ष 2026 विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 20 तारीख को हुआ है। हाँ, पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि 27 तारीख से शुरू हो रही है और पंजीकरण शुल्क जमा करने, ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल को है। और शुल्क समाधान और आवेदन में संशोधन करने की तिथि जो होगी वो 1 को होगी, 1/5। और अभ्यर्थियों को परीक्षा जनपद की सूचना जो दी जाएगी वो 22 जून को आपको डिस्ट्रिक्ट बताया जाएगा कहां पर आपका सेंटर है। और परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र कब आएगा? प्रवेश पत्र आपका 30 जून 2026 को आएगा। परीक्षा आपकी होगी 2, 3, 4 जुलाई को होगी। कई दिनों में कई पालियों में आपकी ये परीक्षा होने वाली है। और जो जानकारी आपके लिए जरूरी है, आइए उस पर चलते हैं। जानकारी के अगले हिस्से में आप समझिए। जानकारी का अगला हिस्सा है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति जो है लागू है। किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं होगा। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर www.upesc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसकी प्रक्रिया के लिए हमने एक वीडियो बना दिया है कि आपको OTR के बाद ही अपनी संदर्भित परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं और कैसे आप OTR जमा करेंगे वो मैंने जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर आवेदन शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो सामान्य, EWS और अन्य पिछड़ा के लिए एक पेपर का 1000 रुपये होगा। दोनों पेपर अगर डालेंगे तो 2000 रुपये आपका खर्च होगा। ये केवल फीस है 2000 रुपये। उसके अलावा अगर आप कहीं से आवेदन करवाएंगे तो जो आवेदन करेगा वो भी अपना चार्ज लेगा। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 500 रुपये एक पेपर का, 500 रुपये एक पेपर का, दोनों का 1000 लगेगा। दिव्यांग श्रेणी के जो भी विद्यार्थी होंगे 300 रुपये उनको शुल्क देना होगा। अब आगे समझिएगा, योग्यता पर बात कर लेते हैं। योग्यता को विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। यूपी TET 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थी जो पात्र होंगे 1 से 5 के लिए क्या आपके आवेदन में न्यूनतम अर्हता क्या होनी चाहिए? तो आइए सब बात बता देता हूं। विधि द्वारा स्थापित UGC के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त के उपरांत उत्तर प्रदेश प्रशासन से शासन से 2 वर्षीय DLED होना चाहिए। BTC के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। तो जो विद्यार्थियों के दिमाग में है अपीयरिंग वाली कंडीशन का, अंतिम वर्ष में होना चाहिए आपको DLED में। अब अंतिम वर्ष का मतलब क्या है? पहला और दूसरा सेमेस्टर जो है वो पहला वर्ष हो जाएगा। जो लोग तीसरे सेमेस्टर और चौथे सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करें, विधि द्वारा स्थापित UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा हो या दूरस्थ शिक्षा से स्नातक शिक्षा मित्रों का द्विवर्षीय BTC के अंतिम वर्ष में शामिल होने अथवा उत्तीर्ण होने। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, दूरस्थ शिक्षा से, ओपन एजुकेशन से, NIOS से अप्रशिक्षित या स्नातक शिक्षा मित्रों का 2 वर्षीय BTC के अंतिम वर्ष में शामिल होने अथवा उत्तीर्ण होने वाले। अगली बात करिए, विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो
तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएड, भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डीएड विशेष शिक्षा के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले या उत्तीर्ण होने वाले, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश से में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले या उत्तीर्ण होने वाले। ये प्राइमरी के लिए है। अभी भी प्राइमरी के लिए और भी बात कर लेते हैं। विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित 2 वर्षीय बीटीसी उर्दू विशेष प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण वाले, विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले या उत्तीर्ण होने वाले, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से 11/8/1997 के पूर्व मुअल्लिम ए उर्दू उपाधि धारक जो उर्दू शिक्षक के लिए होंगे योग्य, न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएलएड में अंतिम वर्ष में शामिल हो या फिर उत्तीर्ण हो जाएं, वो प्राइमरी में इतनी योग्यता होती है। आइए जूनियर की योग्यता की बात कर लें। तो जूनियर में यहां पर देखिएगा स्नातक की डिग्री हो, साथ ही साथ डीएलएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले या उत्तीर्ण होने वाले। तो जूनियर के लिए डीएलएड भी मान्य रहेगा, इस बात का ध्यान रहे आप सभी लोगों को। वो अपीयरिंग हो अंतिम वर्ष में होना चाहिए या उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा इसके अलावा आपका स्नातक या परास्नातक हो, इसके अलावा आपने बीएड के अंतिम वर्ष में प्रवेश लिया, अंतिम वर्ष में हो या फिर आप पास हो गए हों। इसके अलावा स्नातक या परास्नातक, उसके बाद जो है बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी की गई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि के नियमों के अनुसार प्राप्त हों। इसके बाद बात कर लेते हैं यहां पर फिर से देखिएगा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ भारतीय पुनर्वास आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा स्पेशल बीएड हो वो, उसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष एवं एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्षीय बीएड या बीए बीएड के अंतिम वर्ष में शामिल हो अथवा उत्तीर्ण हो, वो भी आवेदन करेगा। न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष एनसीटी यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्षीय बीएससी बीएड या बीएससी बीएड के, तो ये भी मान्य होगा। तो इस तरीके से स्नातक और बीएड हो गया और डीएलएड हो गया। इसके अलावा अब यहां पर बात आ जाइएगा, एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा स्नातक की उपाधि यानी बीएड प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिक विद्यालयों 1 से 5 में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने पर प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का एक ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। ये क्यों दिया है, इस पर मैंने बहुत मंथन किया, बहुत विचार किया, मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों लिखा है। क्योंकि इसको एक बार फिर से पढ़ा जाए कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा स्नातक की उपाधि यानी बीएड प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने पर, ऐसा तो नहीं कर रहा है यहाँ पर कि जो लोग नियुक्त हो गए उनके लिए तो ब्रिज कोर्स है ही, लेकिन नियुक्ति में विचार किए जाने पर प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त में 6। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि नियुक्ति पर विचार करेंगे कैसे आप, जब आप बीएड वालों को प्राइमरी टेट में तो ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं कि प्राइमरी टेट बीएड वाले डाल सकते हैं, इसका कहीं भी योग्यता में जिक्र नहीं है, तो कैसे बीएड वाले प्राइमरी में टेट देंगे? भाई प्राइमरी में टेट देंगे तभी तो नियुक्ति हेतु विचार करने की बात की जाएगी। बीएड वालों को नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा तो उनको एनसीटी द्वारा ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा। पहले विचार किए होते अगर तो उसमें बीएड वालों को तो योग्यता मिलती ना प्राइमरी के अंदर। ये कॉलम अभी तक समझ में नहीं आया ऐसा क्यों कहा गया है यहाँ पर, और ये एक बहुत बड़ा संकेत भी कहीं ना कहीं दे रहा है कि भविष्य में हो सकता है कि कुछ संभावनाएं बदलें, कुछ चीजें ये दिखाई पड़ रही यहाँ से, आईना साफ कर लीजिए। इस बात को मेंशन करने का यहाँ कोई मतलब नहीं बन रहा था, इसलिए नहीं मतलब बन रहा था कि जो प्राइमरी में नियुक्त हैं वो ऑलरेडी उनके लिए ब्रिज कोर्स का कार्यक्रम अलग से है, तो वो तो टेट क्वालिफाई हैं ही। यहां पर इसको पात्रता परीक्षा में जब योग्यता नहीं है तो ये कॉलम पता नहीं क्यों दिया गया है, इस पर हमें डाउट लग रहा है। ये पता नहीं क्यों दे रखा है भाई। बीएड प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने पर, अगर उन्हें नियुक्त किया जाता है तो उन्हें प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्षों के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा।
आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली पर। ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक डिग्री यानी बीएड अथवा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डीएलएड के अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे हैं, उनको अनंतिम रूप से शामिल किया जाएगा और उनका यूपी टीईटी प्रमाण पत्र उक्त परीक्षाओं के उत्तीर्ण होने पर ही वैध होगा। जब आप डीएलएड और बीएड पास हो जाएंगे तब आपका प्रमाण पत्र वैध माना जाएगा, अगर आप पास रहेंगे तो। ध्यान रहे, अपियरिंग वालों को चांस मिल रहा है, लेकिन अपियरिंग में कौन से ईयर वाले भाग लेंगे? जो अंतिम वर्ष में हो। यानी डीएलएड की बात करें तो पहला और दूसरा सेमेस्टर ये हो जाता है आपका पहला वर्ष। तीसरे सेमेस्टर में जो लोग एंट्री कर चुके हैं, दूसरे सेमेस्टर का एग्जाम जिनका हो चुका है, तीसरे में प्रवेश कर चुके हैं, वो लोग इसमें भाग लेंगे और चौथे सेमेस्टर वाले इसमें भाग लेंगे। यही कंडीशन सेम बीएड वालों के लिए भी लागू होगी। अब बात कर लेते हैं हम विषय सूची संरचना, तो इस पर अलग से आगे हम चर्चा करेंगे। अभी और भी जानकारियां दे दें। यदि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली या एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में एक से अधिक दिनों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों और एक से अधिक दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। जी हाँ, पात्रता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की बात की जा रही है। यूपी टेट कई दिनों और कई शिफ्ट में होगा, तो इसमें स्पष्ट कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया आयोग की सूचना यानी विज्ञप्ति संख्या इतने के दिनांक इतने में विहित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। यानी कि नॉर्मलाइजेशन आपके इस परीक्षा में होना तय है, क्योंकि आवेदन निश्चित तौर पर 20 लाख से ऊपर जाएगा। यूपी टीईटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। पूर्णांक 150 में 90 अंक अर्थात 60% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस, ध्यान दीजिएगा, पहली बार ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलने जा रहा है पात्रता परीक्षा में। ये बड़ा चेंज है। ईडब्ल्यूएस इससे पहले न सामान्य श्रेणी में ही आते थे, पात्रता परीक्षा में उन्हें 90 ही लेना होता था। पहली बार ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण प्राप्त हो गया। ईडब्ल्यूएस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित या भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 55% लेना होगा, यानी 82 अंक प्राप्त करके क्वालिफाई करना होगा। अब आप आगे बढ़ चलिएगा। अब अगली जानकारी आप सभी को दिया जाए। अगली जानकारी आपका ये है कि आपका ये जो सर्टिफिकेट होगा, जो आप ये क्वालिफाई करेंगे, तो यहां पर देखिए परिणाम जारी किए जाने की तिथि से आजीवन तक ये प्रभावी रहेगा। आपकी वैधता जो है टेट की, वो लाइफ टाइम रहेगी वैधता। अब यहां पर हम विषय वस्तु की संरचना के बारे में थोड़ी बात करें, प्राइमरी को लेकर के। आप सबसे पहले समझिए, परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी, यानी 150 मिनट की होगी और सभी प्रश्न का सही उत्तर के 4 विकल्प वाले बहुविकल्पी होंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। जो स्ट्रक्चर है, बाल विकास शिक्षण विधि जो है वो 30 और भाषा प्रथम हिंदी जो अनिवार्य होगी 30 होगी। इसके अलावा भाषा द्वितीय में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत अनिवार्य है, इसमें से कोई एक 30 रहेगा। गणित अनिवार्य रहेगा 30 रहेगा। पर्यावरण अनिवार्य 30 रहेगा। अब इसके सिलेबस पर आ जाते हैं, क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर आ जाते हैं और आपको टॉपिक वाइज जानकारी दे देते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक क्षमता का विकास, ये आपका पहला है। उसके बाद बाल विकास के मुख्य आधार, वंशानुक्रम और वातावरण को पढ़ना है। सीखने का अर्थ पढ़ना है, जिसमें थांडाइक के सीखने के नियम है, अधिगम में उनका महत्व है, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत और उनकी व्यवहारिक उपयोगिता। थांडाइक हो गया उनका प्रयास त्रुटि, पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया हो गया, स्किनर का क्रिया प्रसूत हो गया, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि हो गया, पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, सीखने का वक्र और सीखने का पठार, ये आपको लर्निंग के अंतर्गत पढ़ना है। इसके अलावा शिक्षण और शिक्षण विधियों में अगर आप जाएं तो यहां पर शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण के आधारभूत कौशल, ये पढ़ने होंगे। कई सारे ऐसे टॉपिक जो गैर जरूरी थे वो निश्चित तौर पर हटाए गए हैं। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। उसके बाद समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आपको शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण सामग्रियां, टीएलएम अभिवृत्तियां, समावेशी बच्चों के अधिगम जांचने के लिए टूल और तकनीकी, समावेशी बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां, ब्रेन लिपि पढ़ना, समावेशी बच्चों के निर्देशन, परामर्श, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता पढ़ना है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश, मंडली मनोविज्ञान केंद्र पढ़ना, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा डाइट को पढ़ना है।
पर्यवेक्षण निरीक्षण पढ़ना है, समुदाय विद्यालय की सहभागिता, सरकारी और गैर सरकारी संगठन पढ़ना है, बस। यानी कि मापन, मूल्यांकन, व्यक्तित्व, बुद्धि और भी जितने चैप्टर हैं वो सब इसमें नहीं है। आगे इसके बाद आपको पेडोगोजी पढ़ना है। पेडोगोजी में क्या पढ़ना है? पेडोगोजी में बाल विकास, मतलब बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, जो सीटेट का यूनिट होता है पेडोगोजी वाला, वो यूनिट यहाँ पर पूरा है पेडोगोजी में। आप देखिएगा इसमें ये टॉपिक हैं, बालक किस प्रकार सोचते हैं सीखते हैं। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं पढ़ना है, समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक के अधिगम की वैकल्पिक अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन पढ़ना है, बोध, संवेदना, प्रेरणा, अधिगम में योगदान देने वाले कारक पढ़ना है। इस तरीके से सीडीपी हो गया आपका। हिंदी में बात करें तो अपठित अनुच्छेद पढ़ना है, हिंदी वर्णमाला स्वर व्यंजन पढ़ना, वर्णों के मेल से मात्रिक अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, ये पढ़ना है विशेष तौर पर। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुशासिक और चंद्रबिंदु में अंतर पढ़ना है। संयुक्ताक्षर और अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द पढ़ना है, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह पढ़ना है। इसके अलावा आपको विलोम, समानार्थी पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ना है, वचन, लिंग, काल पढ़ना है, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों की पहचान करना, लोकोक्ति, मुहावरे पढ़ना है, संधि पढ़ना है आपको, वाच्य पढ़ना है, समास, अलंकार, कवियों के लेखों की रचनाएं पढ़ना है, मतलब हिंदी में सब कुछ पढ़ना है, व्याकरण कंप्लीट पढ़ना है। इसके बाद पेडोगोजी भी है। पेडोगोजी में अधिगम अर्जन है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत हैं, सुनने बोलने की भूमिका, भाषा, कार्य, बालक इसे किस प्रकार, मौखिक और लिखित विचार पढ़ना है, मतलब हिंदी में पेडोगोजी भी पढ़ना है। आगे बढ़िएगा, इंग्लिश में भी सेम ऐसे ही टॉपिक दे रखा है, आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको व्याकरण के अलावा लैंग्वेज में व्याकरण पढ़ना है, लैंग्वेज में व्याकरण पढ़ना है, केवल व्याकरण दे रखा है। लैंग्वेज सेकंड में भी केवल व्याकरण पढ़ना है, इस बात ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज सेकंड में अपठित अनुच्छेद पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम वगैरह ये सब पढ़ना है। व्याकरण मतलब हिंदी में पेडोगोजी पढ़ना है केवल, बाकी दूसरे सेकंड वाले लैंग्वेज में पेडोगोजी नहीं है, केवल और केवल व्याकरण ही है। आगे बढ़िएगा, अब हम सभी लोग पहुंच चलते हैं ईवीएस के अंतर्गत, आपको दिखाते हैं ईवीएस में क्या पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पर संस्कृत में भी पेडोगोजी दे रखा है भाई। आइए, गणित में पढ़ना आपको संख्या और संख्याओं का जोड़ पढ़ना है, लघुत्तम पढ़ना, महत्तम पढ़ना है, भिन्नों का जोड़, दशमलव, ऐकिक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि पढ़ना है, साधारण ब्याज, ज्यामिति, धन, मापन, परिमिति पढ़ना है, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, क्षेत्रफल, ये पढ़ना है। उसके अलावा गणित में भी पेडोगोजी आपको पढ़ना है, ये टॉपिक आपके सामने प्रदर्शित हैं गणित पेडोगोजी में। ईबीएस में आप आइएगा तो ईबीएस में परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, आवास, पेड़ पौधे, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय, ये जो सीटेट का सिलेबस है सेम वही है यहाँ पर। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्थानीय व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ये पढ़ना है। राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, ये भी पढ़ना है। पर्यावरण, आवश्यकता और महत्व पढ़ना है। और पेडोगोजी के भी टॉपिक आपको ईबीएस के अंदर भी देखने को मिलेंगे। अब हम सभी लोग जूनियर के अंदर जाएंगे तो जूनियर में स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा। जूनियर के स्ट्रक्चर में बाल विकास अनिवार्य होगा, 30 क्वेश्चन होंगे। भाषा प्रथम अनिवार्य होगी, 30 क्वेश्चन। भाषा द्वितीय, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक, 30 क्वेश्चन। गणित विज्ञान वाले जो विद्यार्थी होंगे, जो बीएससी कर रखे होंगे, उनका गणित और विज्ञान से 60 क्वेश्चन रहेगा। जो विद्यार्थी सामाजिक एसएसटी के अंतर्गत आएंगे वो सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में पढ़ेंगे, 60 क्वेश्चन। अन्य किसी शिक्षक के लिए का और खा में से कोई भी आएगा, जैसे कॉमर्स वाले हो गए, एग्रीकल्चर वाले साइंस में चले जाएंगे, कॉमर्स वाले एसएसटी में चले जाएंगे। आगे बढ़िएगा, चलेंगे। अब इनमें क्या क्या पढ़ना है तो इनमें डिटेल की बात नहीं बताना है, इसमें सेम बाल विकास का सारा टॉपिक वही रखा गया है। बाल विकास का सेम टॉपिक वही है, कोई भी अंतर नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। हिंदी में भी आपका सेम टॉपिक वही है, कुछ एक टॉपिक में अंतर है। पेडोगोजी भी सेम रहेगी, है ना। इंग्लिश में भी सेम बातें वही रहेंगी, व्याकरण के साथ आएंगे। और उर्दू में भी सेम वही बातें रहेंगी, संस्कृत में भी सेम वही बातें रहने वाली हैं। उसके अलावा पेडोगोजी भी आ जाएगी आप सभी का। उसके बाद जो है गणित में आपका टॉपिक स्पेशल रहेगा, क्योंकि आप ना एसएसटी से रिलेटेड हो तो आपका इसमें गणित थोड़ा सा विस्तार से रहेगा। हाँ, बीजगणित वगैरह और बाकी चीज़ें भी, सांख्यिकी वगैरह भी इसमें आ जाएगा। और पेडोगोजी के भी मुद्दे आ जाएंगे। और एसएसटी के अंदर तो सिंपल सी बात है, विज्ञान में भी टॉपिक दे रखा है और एसएसटी में भी आपका टॉपिक दे रखा है, वो सब टॉपिक आपको डिटेल देख लेना होगा। नागरिक शास्त्र पढ़ना है एसएसटी के अंदर, इतिहास पढ़ना है आपको, भूगोल पढ़ना है और पर्यावरण का अध्ययन पढ़ना है एसएसटी में, है ना। गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, खेल भी, संगीत वालों का अलग है, सबका अलग अलग दे रखा है। उद्यान विज्ञान और फल संरक्षण का अलग दे रखा है, अध्यापन संबंधी मुद्दों का अलग दे रखा है। तो अगर आपको किसी स्पेशल सेक्शन का सिलेबस जानना होगा तो वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा, स्पेशल सेक्शन का सिलेबस मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा। आज के
इस वीडियो में बस जानकारी इतनी ही, जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां हो सकती थी यूपी टेट से रिलेटेड वो सारी जानकारी मैंने आपको एकमात्र वीडियो में उपलब्ध करा दिया है। दूसरी वीडियो आवेदन प्रक्रिया और ओटीआर से रिलेटेड वो चैनल पर पड़ी हुई है, उसको भी देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको स्पेशल कोई जानकारी चाहिएगी सिलेबस से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको देख करके उसके हिसाब से मैं वीडियो आपको कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।